नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप लोगों के लिए लगातार मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं, लाइव क्लास के माध्यम से भी रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिल रहे हैं। आज उसी कड़ी में आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसकी उत्तर कुंजी, जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी है, उसके अनुसार इसके आंसर मैं बताऊंगा आपको। और पेपर आपको देखने को मिलेगा कि कैसा पेपर आता है, जो आपके आगामी पेपर में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सीटेट 2019 पेपर फर्स्ट सीडी क्वेश्चन 1 से लेकर के 30, आज का जो पेपर आपको ये मिल रहा है यहाँ पर, ये आपका 2019 का पेपर फर्स्ट है आपका, जिसमें आपको सीडी के 1 से 30 तक के प्रश्न के आंसर ऑफिशियल उत्तर कुंजी के अनुसार आपको मिलेंगे। और प्रश्न को समझने की भी आप कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर इस 30 प्रश्नों को आप बहुत मन से पढ़ते हैं तो आपके आगामी जो भी पेपर आने वाला है, नेक्स्ट आपका 2020 में जो पेपर आपका होने वाला है, उसमें आपको बहुत मदद मिल सकती है। चलिएगा, जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा आपको पहले ही एक तरीके से चेतावनी कह लीजिएगा या निवेदन कह लीजिएगा, वो ये है कि इस एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आते हैं उनमें जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करना है। बहुत गहराई से आपको प्रश्न पढ़ना है। अगर आप प्रश्न को पढ़ने में ज़्यादा समय देंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि उनके उत्तर ढूंढने में आपको बड़ा आराम रहेगी। प्रश्नों के उत्तर अगर गहराई से पढ़ लिया जाए तो बहुत ही आसानी से इनके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है आपका। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उन पॉइंटों को हाईलाइट करना है जिन पॉइंटों से हम लोग आंसर ला सकते हैं। यहाँ पर एक बात दी गई है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक, सबसे पहला तो ये एक पॉइंट आपका हो गया सर्वाधिक, मतलब हमें वो चीज़ ढूंढनी है जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होनी चाहिए। तो जन्म पूर्व अवधि भाई संवेदनशील तो हो नहीं जाएगी आपकी। अच्छा, मध्य तो बाद में ही आएगी आपकी, और किशोरावस्था तक तो बच्चा भाई बहुत आपका, ये तो किशोर हो गया आपका। इसका मतलब है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक क्या है बेटा, संवेदनशील अवधि है आपकी। क्लियर। मैंने फिर कहा है, अगर आप प्रश्न को बड़ी गहराई से पढ़ेंगे तो आंसर ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था में थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे कार्यक्रम हो सकता है। क्लियर। चलिएगा, दूसरा प्रश्न अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न जैसा दिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। नैतिक विकास की क्या अवस्था पूछी गई है। पहला आपका दिया गया है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा दिया है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास आपका, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा आपका दिया है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था, तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामाजिक अनुबंध अभिन्यास जो आपका है ये कोहलबर्ग की एक क्या है, अवस्था है आपकी। कोहलबर्ग ने एक अवस्था आपकी दी थी यहाँ पर, वो कौन सी है आपकी, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह उदाहरण किसका है। जबकि हम लोगों ने मूवी भी देखी होगी, मूवियों में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि मारी छोरी लड़कों से कम है के। इसका मतलब क्या है कि लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रही है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रही है। तो ये उदाहरण किसका है आपका, तो ये उदाहरण हो गया आपका जेंडर पक्षपात। भाई पक्षपात ही तो कर रही है वो।
जेंडर का मतलब क्या, मेल और फीमेल आपके जो जेंडर हैं, लड़के और लड़कियों में वो क्या कर रही है, पक्षपात कर रही है, क्योंकि वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर क्या दे रही है, अधिक ध्यान दे रही है। इसका मतलब वो जेंडर पक्षपात यहां पर क्या है, कर रही है। क्लियर। एक सवाल आपका हमेशा इस टाइप का बनता है, जेंडर पक्षपात का। जिन बच्चों ने भी पेपर दिया होगा तो उनको ये बात पता होगी कि एक सवाल हमेशा इस टाइप का एग्जाम में आपका बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपका दिया गया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़बद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। मैंने फिर कहा था उन पॉइंटों को जरूर आप अंडरलाइन करें जहां से आंसर आप ला सकते हैं। उसने क्या कहा है, आपका प्रभावशाली है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़ना है और सबसे प्रभावशाली जो पद्धति आपको लगे उसको आपको आंसर देना। देखिए उसने क्या कहा है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, भाई आप विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व कैसे दे देंगे। वो कह रहा है कि जेंडर रूढ़बद्धता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, तो आप तो ऐसे ही उनको अलग करे दे रहे हो, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कह रहे जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, मतलब आप पहले ही उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग बैठालने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसका मतलब ये बात क्या है भाई, गलत। उसने बिल्कुल सही बात कही है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ठीक है, इन पर अगर आप परिचर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपकी कह रहा है निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक, अब ये तो आपका रटने वाला प्रश्न हो गया, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं आपका। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक, बस यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि सामाजिक और सांस्कृतिक की जो बात कर रहे थे वो हमारे कौन कर रहे थे, लेव वाइगोस्की आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाए। वस्तुओं पर विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया तो वो किसने दिया, आपका लेव वाइगोस्की। ये सीधा रटने वाला प्रश्न है, इसको आप रट लीजिएगा। 6 नंबर आया आपका, कह रहा है जिगसा पहेली आपका। अब जिगसा पहेली का मतलब आप समझ जाइएगा, जो शायद छोटे बच्चे जो आपका इधर उधर करते हैं, वो कलर मिलाते हैं, इस टाइप से चीज़ें जो होती हैं आपकी। तो कह रहा है जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, देखिए पॉइंट आपको क्लिक करना, स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं। देखो प्रश्न में ही आंसर छुपा था, बहुत ज्यादा अगर आपने जोर डाल दिया तो गड़बड़ हो गया। कह रहा है जोर से बोलना, तो जोर से तो बोलना कोई बात हुई नहीं आपकी यहाँ पर, भाई जोर से बोलना आप इस तरीके की बात को आप जोर से बोलना कैसे कह पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो दिया गया पाड़ अर्थात ढांचा, तो इसको आपको पता होगा स्कैप फोल्डिंग इंग्लिश में कहते हैं। मतलब आप स्कैप फोल्डिंग को समझ सकते हैं कि एक तरीके से थोड़ा सपोर्ट दे देना, किसी भी चीज़ में आप कुछ नहीं कार्य कर पा रहे तो किसी ने आपको क्या कर दिया, थोड़ा सपोर्ट कर दिया। जैसे साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को क्या करता है, दूसरा व्यक्ति सपोर्ट कर देता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, बाद बाकी चलाएगा वो, लेकिन हल्का सा क्या कर दिया, सपोर्ट। जैसे आप कहीं कोई सवाल हल कर रहे हो और उस सवाल में आप क्या हो गए, कहीं पर थोड़ा फंस गए, तो उसमें थोड़ी हमने क्या कर दी, मदद कर दी। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, वो किसी से मदद तो ले नहीं रही है आपकी। तो वो क्या कह रही है, देखो आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है, 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। देखो यहाँ पर ही आंसर छुपा, अगर आप पॉइंट को देखेंगे, स्वयं से कहती है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम करते समय क्या करते हैं, अपने से ही बात करते हैं। मैं भी बहुत बार ऐसा होता हूँ कि काम करता हूँ तो अपने से ही बात करता हूँ कि अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मैं ऐसे, इस तरीके से अगर मैं इसको कर दूँ, ये चीज़ कहाँ पर है, तो इसका मतलब मैं उस समय क्या कर रहा हूँ, व्यक्तिगत वार्ता कर रहा हूँ। क्लियर। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। चलिए 7 नंबर
कह रहा है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। अब देखिए कितना आसान बात हो गई कि 6वां नंबर और 7वां नंबर को रिलेट प्रश्न हो गया। 6 नंबर में अगर सब पॉइंटों के बारे में आप जानते थे तो 7वां अपने आप आंसर आपका हो गया, क्योंकि अभी हमने कहा था बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर क्या करना भैया, सहयोग प्रदान करना। अभी मैं क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, एक व्यक्ति उसकी थोड़ी क्या कर रहा है, मदद कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, बाद बाकी तो साइकिल वो चला ही रहा है। एक बच्चा प्रश्न हल कर रहा है और कहीं पर यहाँ पर आकर के वो क्या हो गया, अटक गया, वो नहीं कर पा रहा, तो आपने उसको तुरंत बताया कि अरे बेटा यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने से ये चीज़ हो जाएगी, तो उसके आगे वो बढ़ गया। मतलब आपने वहाँ पर क्या कर दिया, एक तरीके से संकेत दे दिया या उसकी क्या कर दी, मदद कर दी, या उसको क्या कर दिया, सहयोग कर दिया। तो आवश्यकता पड़ने पर अगर सहयोग कोई प्रदान कर रहा है तो बेटा उसको कहा जाएगा पाड़ ढांचा, या इसको कह सकते हैं इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग। क्लियर, पक्का मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और मैं हमेशा जैसा कहता हूँ कि अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप ये बात ज़रूर अपने आप से बोलेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर पर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन जिन प्याजे, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रश्नों को करते समय बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लड़ानी है, बस दिमाग को एकाग्रचित्त करके प्रश्न को गहराई से आप पढ़ेंगे तो मैं ईमानदारी से विश्वास दिला रहा हूं कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। जैसा कि बच्चों को पता होगा कि 4 प्रकार की अवस्थाएं इन्होंने दी थी, बहुत बार एग्जाम में आ ही जाता है कि जिन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं आपकी दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही तो कोई आंसर लाना। तो यहाँ पर कह रहा प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ये तो होगा नहीं मूर्त में आपका, तो 4th ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद कह रहा परिकल्पित निगमात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार आपका, तो हो सकता है ये वाला आंसर हो आपका, लेकिन सोचना पड़ेगा। फिर कह रहा है यहाँ पर संरक्षण और कक्षा समावेशन आपका यहाँ पर दे रहा है आपका। अब इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्वेशन एंड क्लास, तो आंसर इसका बेटा हो जाएगा 2nd नंबर आपका। इसका आंसर हो जाएगा बेटा जिन प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, तो इसका ऑप्शन 100% आपका हो जाएगा कौन सा बेटा, 2nd ऑप्शन। क्लियर। चलिए 9वें नंबर पर आते हैं। कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना, देखिए पिछला प्रश्न भी पियाजे का था, ये प्रश्न भी पियाजे का है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की कौन सी संरचना है, तो ये कौन सी है आपकी स्कीमा, बहुत बार एग्जाम में आया ये आपका, और आंसर भी बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसा ही आया और लगभग प्रश्न मिलता जुलता आपका आया, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, स्कीमा। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए प्रश्न में आप फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो साफ साफ कह रहा है प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा है तो हमें देखो पहला दिया है आपका विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए आपका। श्रेणी निश्चित कैसे आप कर दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है, इसको देखिएगा, प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी गलत हो गया। कभी भी अगर आपको प्रश्न ना समझ में आए तो आप ऑप्शन को कट करना सीखिएगा, अगर कट कर लोगे तो एक आंसर अपने आप सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना, तो ये तीनों ही बातें उद्देश्य में नहीं है, तो अपने आप आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2nd। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। देखिएगा हमें नहीं आंसर पता था, उसके बाद भी हमें पता है कि श्रेणी हो नहीं सकता, निश्चित कर नहीं सकते, प्राप्तांकों के आधार पर तो उनको नामांकित करना ही नहीं, और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना रिपोर्ट कार्ड में, ये आपका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2nd। आ तो 11 नंबर पर कह रहा निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, कौन सा बुद्धि के बारे में क्या है, सही है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, सीधी सीधी हमें पता है
कि बुद्धि कैसी है बेटा आपकी, बहुआयामी है। अगर ये पॉइंट आपको पता है तो आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ फोर्थ ऑप्शन में आपका लिखा है कि बुद्धि कैसी है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक क्या है, समूह है। सीधी सीधी आपकी बुद्धि की एक परिभाषा ही आपकी यही दी गई है कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अब देखिए ये क्यों गलत है, कह रहा बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एकाकी विशेषज्ञ, ऐसा तो है नहीं। कह रहा बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं आपका। और कह रहा बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऐसा भी नहीं है। तो बुद्धि के बारे में जो सबसे सही बात है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक क्या है भैया, समूह है आपका। क्लियर। चलिए देखो यहाँ पर प्रश्न कितना बढ़िया दिया, कह रहा रूही जो है वो हमेशा समस्या के एकाधिक, एकाधिक का मतलब है एक से अधिक, देखिएगा अपने आप देखो आंसर मिलेगा यहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूं अगर प्रश्न को गहराई से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कह रहा एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है, इसका मतलब वो रूही कैसी है, सृजनात्मक विचार वाली है आपकी। सृजनात्मक क्या है, विचार वाली है। सृजनात्मक विचार वाली होगी तभी तो वो एक से अधिक समाधान ढूंढ पाएगी आपकी। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला आंसर। देखो आंसर अपने आप कहाँ से मिल रहा था, एकाधिक समाधान, मतलब एक से अधिक समाधान अगर कोई ढूंढ रहा है तो वो भैया कैसा विचारक का होगा, सृजनात्मक विचारक का ही तो होगा आपका। नेक्स्ट आइएगा 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिएगा अगर आपने प्रश्न को गहराई से पढ़ लिया तो आंसर ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित परीक्षार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने पर, मतलब उनकी सहभागिता क्या है, कम है आपकी। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कह रहा है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ये तो कभी आपको करना ही नहीं है। अगर आप शिक्षक हैं, भाई आप शिक्षक हैं तो ये कह दोगे कि बच्चों को विद्यालय छोड़ दो आप, ये तो बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही गलत चीज़ हो गई भाई। दूसरा कह रहा है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर आप शिक्षक कैसे भाई, अगर आप हर स्थिति को स्वीकार ही कर ले रहे तो आपको शिक्षक किस लिए बनाया गया, सिर्फ पैसा देने के लिए बनाया गया क्या। तीसरा आपको दिया गया यहाँ पर उन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऐसा कैसे भैया कि आप अपनी अपेक्षाएं उनसे कम कर लोगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं करेंगे, बेकार है, इनसे अपेक्षा ही नहीं करनी है, तो बिल्कुल ही गलत। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे 3 अगर गलत हो गए तो अपने आप चौथा सही। और क्यों सही है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तभी कहा जाता है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह कुछ ऐसी कोई पद्धति अपनाए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट हो। बहुत बार होता है, हम भी अपने जितने भी साथी हैं उनसे अक्सर बात इस बारे में करते रहते हैं, तो शिक्षण पद्धति पर भी बात होती है कि बहुत सी ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, उसके बाद भी हम लोगों को बड़ा उसमें रोमांच पैदा करना पड़ता है। जितना मेरे बारे में बच्चे जानते हैं तो मैं तो कोशिश करता हूँ हर चैप्टर में रोमांच पैदा करता हूँ जिससे बच्चे की जिज्ञासा बढ़े, बच्चा क्या करे, जुड़ना चाहे हमसे। मैं नए नए तरीके ढूंढता हूँ, उसको गाना गा करके भी सुनाता हूँ, गाने में उदाहरण दे करके भी उसको बताता हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके तो आप देखेंगे मैंने बड़े गाना गा करके भी ट्रिकें बनाई हुई हैं और बताई हुई हैं बच्चों को। क्यों, क्योंकि मैं नए नए तरीके ढूंढता हूँ कि बच्चों को कैसे अपने से जोड़ा जाए। मैं बच्चों को दोषी नहीं मानता हूँ, उनका इंटरेस्ट मुझे अपनी तरफ अगर जगाना है तो यह काम मेरा है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। मेरी पद्धति, मैं अपनी पद्धति को सुधारूंगा तो बच्चा क्या करेगा, उस पद्धति से जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर मैं उसके लिए नए नए तरीके ढूंढूंगा तो स्वाभाविक सा है बच्चा मुझसे पढ़ना चाहेगा। तो बिल्कुल सही है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए क्या, देखो साफ साफ कह रहा है, नए तरीके ढूंढने चाहिए। आज भी बहुत से शिक्षक पुरानी पद्धति से पढ़ाई चले जा रहे हैं, बच्चे को नीरस लगता है, नहीं समझ में आ रहा है।
आजकल बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट चाहता है, कि वो चाहता तो है कि हम पढ़ें, लेकिन उसके साथ भी वो चाहता है कि कुछ इंटरेस्ट हो जिससे उसकी कनेक्टिविटी शिक्षक से हो। चलिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। जैसा मैं कहता हूँ कि अगर सही समझ में आ रहा है ना, तो आपको अपने ही मन से कहना है ठीक है, चलिए आइएगा। ये भी देखो एक नई शैली है मेरी, वो आ रहा है, कह रहा है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, प्रश्न अपने आप में बढ़िया है। मैंने फिर कहा, मैं फिर एक बार कहूँगा, अगर प्रश्न को आप मन से पढ़ेंगे तो आंसर देने में आपको बड़ा आसानी रहेगी। कह रहा है एक समावेशी कक्षा में, भाई कक्षा कैसी है, समावेशी, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कह रहा तैयार नहीं करना चाहिए। अरे बेटा भाई क्यों नहीं तैयार करना चाहिए? कह रहा कभी कभी तैयार करना चाहिए। भाई ऐसा कैसा, कभी कभी का क्या मतलब? कह रहा तैयार के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। वाह भाई वाह, ये भैया कैसा शिक्षक होगा कि तैयार के लिए हतोत्साहित होगा। हतोत्साहित तो बेटा क्या होगा, निगेटिव एक तरीका होगा ना, प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना विलोमार्थी। कह रहा है सक्रिय रूप से तैयार करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक के बारे में अगर कोई बात कही जा रही है, साफ साफ कह रहा है एक शिक्षक को, और अगर शिक्षक के बारे में कोई बात कही जा रही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट तीसरा सही आएगा, सक्रिय रूप से तैयार करनी चाहिए। क्लियर? 15 नंबर बात करते हैं। कह रहा है पठन वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? कौन से लक्षण पूछ रहा है आपसे? यहाँ पर लक्षण जो पूछना चाह रहा है भैया, वो कैसा पूछना चाह रहा है? प्राथमिक। आपके पास ऑप्शन भी उसने दे दिए हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन साफ साफ दिख रहे हैं। पहला कह रहा है न्यून अवधान विकार आपका, दूसरा दे रहा है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता, पढ़ने में धारा प्रभाविता, और यहाँ पर देखिएगा धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। देखिएगा एक पॉइंट हमें मिल गया, क्या? पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या हैं? जैसे बच्चों ने पढ़े होंगे यहाँ पर डिसलेक्सिया होता है आपका, तो इसको इंग्लिश में अगर हम लोग कहेंगे तो ये आपका डिसलेक्सिया ही इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इंग्लिश में जैसे ही देखो हमने यहाँ पर लिखा, बच्चों ने तुरंत समझ लिया। डिसलेक्सिया अगर मैं इसको लिख देता तो आप तुरंत समझ लिए कि सर डिसलेक्सिया का मतलब होता है आपका पढ़ने में कैसी हो रही है, उसको अक्षमता। अगर आप मेरी एक वीडियो देखेंगे तो मैंने एक वीडियो भी वहाँ पर बनाई है, और मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है मफलर पल पल लगाओ, एक ट्रिक मैंने वहाँ पर बनाई, बहुत पहले एक वीडियो अपलोड करी हुई है। इसमें बीमारियों के बारे में जिक्र हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी पठन विकार का कौन सी होती, लेखन विकार की कौन होती है, तो वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं आपका। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया आपका इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो पठन वैफल्य बच्चों के, इस ट्रिक को आप लोग देखिएगा जरूर, तो आपको समझ में आएगा। मफलर पल पल लगाओ, सर्दियों में कहा जाता है ना, क्यों लगाओ? तो इसमें ट्रिक छुपी हुई है, आप इसको देखिएगा, आपको बड़ा बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि पठन वैफल्य आपका जो दे दिया, इंग्लिश में अगर मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया, और इसका मतलब हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्या है उसके अंदर, अक्षमता आपका आइएगा। 16 नंबर कह रहा शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजुकेशन, 2009 उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की। अगर मैं बात करूँ, कह रहा व्यवहारवादी सिद्धांत, ये तो हो नहीं सकता आपका। फिर कह रहा है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ स्पेशली फिर दिया है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर सभी बातें अगर दे दी गई हैं तो आपका 16 का हो जाएगा थर्ड। शिक्षा के अधिकार में ये बात कही गई है कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। फोर्थ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कह रहा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके, ये तो आपका कहीं पर है ही नहीं, आपका तो गड़बड़ हो गया आपका। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। 17 की बात करें तो कह रहा है यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न, संरचनावादी ढांचे,
में अधिगम प्राथमिक रूप से, कह रहा है संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है वो प्राथमिक रूप से। अब देखिएगा साफ साफ आप ऑप्शन पढ़ोगे आंसर आपको मिल जाएगा। कह रहा है यंत्रवत याद करने की। देखिएगा अपने आप यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया, ये तो गड़बड़ी हो गया आपका, ये तो हो ही नहीं सकता आपका भाई। याद करने का क्या कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं यहाँ पर। अगला कह रहा प्रबलन पर केंद्रित है आपका, ठीक है, तो भाई प्रबलन पर भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, अर्थात आपका फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग आपका। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल बेटा 100% सही है। चलिए आइएगा 18 नंबर पर आते हैं। कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन इनके पढ़िएगा, और कुछ चीज़ों को आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को शिक्षिका मानिएगा। अब आप सोचिएगा कि अगर मैं वहाँ पर शिक्षिका होती और मेरे लिए ये प्रश्न दिया जाता तो मैं क्या करती। तो कह रहे यहाँ पर बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। भाई ये तो शिक्षक का गुण नहीं है कि आप बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा कर देंगे, शिक्षक का काम ये तो नहीं है ना। और दूसरा कह रहा बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो मैं फिर कह रहा हूँ भाई शिक्षक का काम ये भी नहीं है, दंडित तो करना नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ देखो प्रश्न कैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। कह रहा बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए। भाई शिक्षक का काम ये भी नहीं है कि बार बार याद करने के लिए आप कहें। तो देखिए हमें नहीं पता था, उसके बाद भी हम लोगों ने फोर्थ ऑप्शन ढूंढ लिया कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए आपका। बहुत बच्चे इसको समझ के कहेंगे सर जी ये कैसे कर पाएंगे। चुनौती देने का मतलब यहाँ लड़ाई झगड़े से नहीं कहा जा रहा है भाई। यहाँ पर जब आप प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देंगे तो उनके अंदर और चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते उनको। चलिए नेक्स्ट आइएगा 19 नंबर आपका। कह रहा है छात्र केंद्रित। देखिए प्रश्न में ही आंसर आपका छुपा है, छात्र केंद्रित। इसका मतलब है आपका यहाँ पर छात्र केंद्रित की अगर हम लोग बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। यहाँ पर टीचर का कोई काम नहीं, यहाँ पर बच्चे का काम हो गया। अगर बच्चे का काम है तो कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। भाई आप बात कर रहे हैं छात्र केंद्रित और यहाँ पर क्या कह रहे हैं केवल किस पर, पाठ्य पुस्तक कर, तो आप सीधे ही दुश्मनी ले रहे हैं भाई। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है यंत्रवत याद करना, और हम लोग अभी बात कह चुके हैं कि ये आपका भाई ये तो गुण है नहीं कोई आपका। फिर कह रहा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। अगर आप ये काम कर देंगे तो फिर मामला बड़ा डमाडोल हो जाएगा, देसी भाषा में कहा जाए। इसका मतलब है आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आंसर ढूंढना बता रहा हूँ और कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि आप सब कुछ सही आंसर ढूंढ सकते हैं। बस थोड़ा अपना दिमाग को आप बिल्कुल क्या करें, केंद्रित रखें, प्रश्न को गहराई से पढ़ें, और चारों विकल्प अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि सर इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही, हम तो आंसर ढूंढ ही ले रहे हैं सीधे सीधे। चलिएगा 20 नंबर में क्या कह रहा है, संवेग और संज्ञान, संवेग एवं संज्ञान आपकी बात करें, ठीक है, मतलब इमोशन। अब इमोशन की बात करें अगर, तो भाई आपका इमोशंस क्या संज्ञान से पूर्णता अलग हैं? भाई पूर्णता अलग तो हो नहीं सकते, ऐसा तो हम नहीं कह सकते दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आपका दोनों का रिलेशन तो है। अब कह रहा है दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं। भाई स्वतंत्र भी तो बात वही हो गई, पूर्णता अलग है, हम आपसे पूर्णता अलग हैं, या हम और आप दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं, ये भी नहीं कह सकते। सन्निहित हैं, दोनों क्या हैं, सन्निहित हैं, दोनों का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है, एक दूसरे से दोनों कोरिलेट हैं, एक दूसरे का संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं, दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता है। संवेग का संज्ञान पर भी असर पड़ता है और संज्ञान का संवेग पर भी असर पड़ता
है। चलिए नेक्स्ट आइएगा 21 नंबर। कह रहा है यहाँ पर संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। मैं फिर कह रहा हूँ सही और गलत ये चीज़ें जरूर प्रश्न में देख लीजिएगा कि वो गलत पूछना चाह रहा है कि आपसे सही। आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। पहला कह रहा है अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है। देखिएगा अपने आप यहाँ पर गड़बड़ हो गया, कैसी प्रक्रिया है, स्मरण की प्रक्रिया है, तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, तो अभी आप अगर थोड़ी सी दिमाग की बात करेंगे तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, हो सकता है ये वाला आंसर हो आपका। और फिर कह रहा है अधिगम सक्रिय वियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगर हम इन दोनों में बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करूं तीसरे और चौथे की, तो तीसरे और चौथे की अगर बात हो जाएगी तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा। कौन हो जाएगा? चौथा। और वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है आवृत्ति सिद्धांत, मतलब आपका क्या हो गया, इसका कहने का अगर इंग्लिश इसकी हम बोल दें तो क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव, मतलब आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अधिगम है, इसलिए ये आपका क्या हो गया यहाँ पर गलत। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर कह रहा है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। दो बातें कही हैं, विद्यार्थियों को एक तो कैसा स्पष्ट उदाहरण, एक कैसा गैर उदाहरण। आपका मतलब दो तरीके के उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं आपका। क्लियर, मतलब एक तो क्लियर एग्जाम्पल हो गया, एक क्या हो गया, नॉन एग्जाम्पल हो गया आपका गैर उदाहरण। देखिएगा अगर हम लोग यहाँ बात करें, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं किसी विद्यार्थी को दो प्रकार के उदाहरण दे रहा हूं तो क्या इसका परिणाम होगा, भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी? नहीं। कह रहा है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करेगा। भाई क्यों अभाव पैदा करेगा? जितने उसको ज़्यादा उदाहरण दोगे उतना उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, उसका उतना अंदर सीख। अब जैसे कहा जाता है कि हम लोग यमक अलंकार पढ़ते हैं और बचपन से मैं भी उदाहरण पढ़ते आया हूँ, और उसके बाद भी मैं जब भी देखता हूँ उदाहरण पर तो एक ही उदाहरण यमक अलंकार का दिया जाता है, कनक कनकते 100 गुनी। ये 10 साल 20 साल पहले भी यही उदाहरण पढ़ा, आज भी यही पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि जब तक देश रहेगा तब तक ये उदाहरण चलता रहेगा। मतलब एक वही उदाहरण चल रहा। आप जितने ज़्यादा उसको उदाहरण देंगे उतना उसके अंदर क्या होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी सीखने की, और उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। कह रहा है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। भाई ये भी मामला गलत है। ये देखिएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कैसा तरीका है, प्रभावशाली तरीका है। अगर आप किसी को क्लियर एग्जाम्पल और आपका कौन सा भैया, नॉन एग्जाम्पल, गैर उदाहरण भी अगर आप देते हैं तो यह उसको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा कौन सा, पहला ऑप्शन। चलिए 23 नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार, देखिएगा एक शब्द आ गया यहाँ पर कैसा, लगातार पुरस्कार व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? कह रहा है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ऐसा नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। भाई आंतरिक अभिप्रेरणा इससे कहाँ से बढ़ जाएगी। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऐसा भी नहीं भाई, प्रोत्साहित नहीं करेगा। अगर लगातार किसी को आप पुरस्कार दे रहे हो, गलती करने पर उसको दंड दे रहे हो, तो ये उसमें कौन सा प्रोत्साहित करेगा। कह रहा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होती है, कम होती है। अगर आप कोई भी चीज़ लगातार कर रहे हो, लगातार अच्छा करने पर उसको पुरस्कार दे रहे हो, गड़बड़ करने पर उसको क्या कर रहे हो, दंड का प्रयोग कर रहे हो, अगर आप ये काम लगातार करेंगे, अगर आप लगातार करेंगे तो बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होती है, कम होती चली जाती है।
क्लियर। चलिए 24 नंबर की बात करें, देखिएगा कह रहा निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। देखिएगा पहली बात समझ लीजिएगा, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, तो शारीरिक दंड तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिएगा कैसे, हमने क्या कहा था, स्मार्ट तरीका लगाइए, जो मैं हमेशा रीजनिंग में बताता हूं बच्चों को कि स्मार्ट तरीका लगाओ, ऑप्शन से आंसर, ऑप्शन से ढूंढो कौन सा सही विकल्प होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं शारीरिक दंड, तो देखिएगा 1 नंबर इसमें लिखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। 1 नंबर इसमें लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास बचे हैं 2 नंबर और 4 नंबर। तो देखिएगा 4 नंबर पर क्या लिखा है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिएगा भाई आप बढ़ावा देने की बात कर रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो। इसका मतलब 4 नंबर भी अगर कहीं लिखा तो वो गलत है। देखिएगा ये वाला विकल्प भी गलत हो गया, तो 100% आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2nd नंबर। स्मार्ट तरीका लगाया, आंसर आ गया। मतलब सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2nd 100% आपका क्या है, सही है। मैं फिर कहूँगा एक बार, ठीक है। चलिए 25 पर आते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। भाई उनकी अवधारणाएं कैसी हैं, जटिल। पहला कह रहा है व्याख्यान देकर। भाई एक बात बताओ, व्याख्यान अगर आप दे रहे हो तो बच्चा तो और जटिल होता चला जाएगा। आप व्याख्यान देने से उसकी कौन सी अवधारणाओं में कुछ फर्क पड़ा जा रहा है, वो क्या समझ पा रहा है। व्याख्यान देना तो कोई बहुत बढ़िया नहीं। और बच्चों की बात कही कि बच्चों को आप व्याख्यान दे करके क्या समझाना चाह रहे हो। फिर कह रहा है यहाँ पर आपका प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके चलिएगा। मैं मान सकता हूँ ये वाला अभी हो सकता है, लेकिन कह रहा बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ये भी नहीं आपका हो सकता भाई। फिर कह रहा है अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके आपका। तो देखिएगा यहाँ पर आपका 25 का 4th नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। 25 का 4th नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। भाई उनको आप जितना क्या करेंगे, अवसर देंगे, ठीक है, उतना बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को क्या कर सकते हैं, आप सहज कर सकते हैं आपका। क्लियर। चलिए 26 नंबर की बात करें। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। क्या कहा है उसने, प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला कह रहा है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। भाई ये कौन सी बात हुई, भौतिक पुरस्कार दे दोगे तो बच्चा क्या करेगा, बहुत प्रोत्साहित हो जाएगा। क्या कह रहा है, केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर के। ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो भाई यहाँ पर कि केवल किसी एक ही चीज़ पर आप बल दे रहे हो, तो ये भी तो गड़बड़ है। इससे क्या प्रोत्साहित हो जाएगा। फिर कह रहा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। मतलब गलत उत्तर अगर उसने दिए तो उसको अस्वीकार कर दो और उसके लगा दो 10-20, तो उससे वो प्रोत्साहित हो जाएगा। प्रोत्साहित नहीं हो जाएगा, वो स्कूल के बाहर इंतजार करेगा कि कब मैडम हमारी निकलें। हाँ समझ लो इधर, तो ये वाला भी मामला गड़बड़ है। चौथा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे को ये लगना चाहिए कि वो राजा है। राजा का मतलब उसको फील ऐसा आना चाहिए कि हमें बड़ा वैल्यू दी जा रही है विद्यालय में, तब वो सीखने के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा अग्रसर होता है। उसको महत्व देना है, उसको महसूस कराना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको जोड़ना है। एक तरीके से छोटे शब्दों में मैंने क्या कहा, उसको राजा वाली फीलिंग देनी है, बच्चे को जोड़ना है। क्लियर। चलिए 27 नंबर की बात करें। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ये हमें लग रहा फिर सवाल वही आपका आ गया है। ये सवाल नहीं, अच्छा वो दूसरा सवाल था हम लोगों का। हाँ यहाँ पर है शारीरिक वृद्धि। देखिएगा शारीरिक वृद्धि तो आपकी शैशवावस्था में भैया, और किसी में ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो आप इसी ट्रिक से मार सकते थे। शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है बेटा किसमें, आपका शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। एवं किसमें आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था।
इसी ट्रिक से आप कर सकते थे। सेम लगभग ऐसे ही सवाल आपका पहला भी था एक। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा मैं फिर कह रहा हूँ, अंडरलाइन कर लिया मैंने, किस पर नहीं पर है। कह रहा है विकास जीवन पर्यंत होता है, भाई बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त होता है, बिल्कुल सही है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल बात भैया सही है, ये भी सही है आपका। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो अपने आप देखिएगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित क्या कह रहा है, नहीं करता। जबकि यहाँ पर साफ साफ हमें पता है कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित क्या है, करता है। और उसने क्या कहा है, नहीं करता है। इसका मतलब ये बात उसने सत्य नहीं कही है, इसलिए आंसर इसका 4th नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि हमसे साफ साफ कह रहा है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करता है। क्लियर। चलिए 29 नंबर की बात करें तो दिया है व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। प्राथमिक कारण, अब हमें ऑप्शन की बात करें तो पहला यहाँ पर दे रहा है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत द्वारा, ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमें चारों विकल्प पहले पढ़ने होंगे। दूसरा दे रहा है जन्मजात विशेषताएं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। पर्यावरणीय प्रभाव, ये आपका है लेकिन सिंगल दिया गया। और यहाँ पर आप देखिएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अब अगर बात करी जाए पहले और चौथे में, अगर हमें ज़्यादा सही विकल्प ढूंढना है तो चौथा वाला आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे और दोनों में सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर 4th आपका। क्लियर। आइएगा लास्ट प्रश्न है आज का आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आपका, कौन सा आपका क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो हमें पता है कि अगर परिवार तो आपका क्या हो गया भैया, प्राथमिक हो गया। तो परिवार जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को तो आप ऐसे ही कट मार दीजिएगा, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब हमारे पास बचा क्या आपका, विद्यालय एवं मीडिया और मीडिया एवं पास पड़ोस। तो मीडिया तो दोनों में। अब बताइएगा विद्यालय और अगर हम पास पड़ोस की बात करें तो पहले बच्चा विद्यालय में तो जाएगा नहीं, पहले बच्चा किससे मिलता है, पास पड़ोस से। तो पास पड़ोस तो इस हिसाब से प्राथमिक हो गया यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर विद्यालय एवं मीडिया आपका द्वितीयक हो गया। इसका मतलब आपका यहाँ पर 100% आंसर बेटा कौन सा आ जाएगा, 3rd ऑप्शन। क्योंकि उसने क्या कहा है, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है। बच्चा परिवार और पड़ोस से तो पहले मिल लेगा, लेकिन विद्यालय और मीडिया से तो बाद में ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर हो गया आपका 3rd। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना भी आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के लिए। रात्रिकालीन कक्षाएं भी 6-6 और 7-7 घंटे रेगुलर मैंने चलाई, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और उसी कड़ी में एक नई प्रैक्टिस और आप लोगों के लिए जोड़ दी। आप लोगों के लिए अब मैं फिर 30 प्रश्नों का फिर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर आपका 30 प्रश्नों के, और ऐसे ही आपके कम से कम 10 वीडियो में लेकर के आऊँगा। और मैं बहुत आपको यकीन तो नहीं दिला सकता, लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास आपको दिलाऊंगा कि आपने अगर आज इसको मन से सीखा होगा तो ईमानदारी से आपके जो प्रश्नों के आंसर ढूंढने की जो क्षमता है वो बढ़ गई होगी। बाद बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप 9565445443 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम और जगह का नाम। और अगर आप कभी भी हमसे पढ़े हुए हैं, हमसे पढ़े हुए हैं का मतलब है कि अर्पित सर से पढ़े हुए हैं, तो आप मुझे ये भी मैसेज में लिख दीजिएगा कि सर मैंने आपसे यहाँ पर क्लास ली थी या इस बैच टाइमिंग में ली थी। तो मुझे और थोड़ा अच्छा लगता है कि पुराना विद्यार्थी मुझसे इतना कनेक्ट हो रहा है। बाद बाकी अगर आप नए हैं, आपने कभी भी मुझसे क्लास नहीं ली, तो कोई बात नहीं, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप लोग, नाम और जगह का नाम लिख करके, तो आपको PDF मिल जाएगी, इसकी भी PDF मिल जाएगी। बाद बाकी भी जो भी PDF नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, वो आपको मिल जाएंगे। अगर कोई भी बच्चा रीजनिंग पढ़ने का इच्छुक है और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना चाहता है तो इसका एक पेड कोर्स आपका मैंने स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट रीजनिंग का। तो आप लोग इसी नंबर पर
4454443। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी आप लोगों को पूरी प्रदान की जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और आप लोगों का काम बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर देना बेटा, शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल से भी जुड़ जाना, जैसे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।